हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JNV क्लासेस विद अंकित सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी यूट्यूब पर आज दूसरी वीडियो है। दोस्तों, कल हमने आपको मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा के बारे में बताया था कि कितने नंबर आएंगे किस टॉपिक से। लेकिन आज हम दोस्तों आपको मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा में जितने चैप्टर आते हैं यानी जितने लेसन हैं उनके बारे में आपसे बताएंगे। जैसे मानसिक योग्यता है उसमें कौन कौन से चैप्टर है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो अंकगणित है हमारा, उसमें भी हम ऐसे ही आपको पूरा पूरे चैप्टर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इनसे। और भाषा में भी, यानी जो हिंदी भाषा है उसमें गद्यांश और व्याकरण होता है। और दोस्तों हम पार्ट 1 में देखते हैं कि मानसिक योग्यता में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, जो वर्गीकरण है यानी हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानसिक योग्यता में वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि 4 आकृति दी हुई होती है और उसमें से असमान आकृति छांटनी होती है। यानी कोई आकृति दे दी, हमने 4 आकृति दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन 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 आकृतियों में हमें क्या होता है दोस्तों कि असमान आकृति छांटनी होती है। ऐसे ही जो दूसरा टॉपिक है हमारा समान आकृति। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक आकृति दी हुई होती है और 4 और आकृति दी हुई होती है। उन चारों आकृतियों में क्या करना होता है दोस्तों आपको कि उनमें जो एक फर्स्ट आकृति दी हुई है यानी पहले आकृति दी हुई है उस आकृति के जैसी इन 4 आकृतियों में, यानी मान लो दोस्तों कि ये भी 4 आकृति यही है, इनमें से एक आकृति देखनी होती है। सदृश्यता तीसरा टॉपिक है दोस्तों, सदृश्यता। सदृश्यता यानी सहसंबंधता। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे W से है और L का संबंध क्या होगा आगे। जैसे देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार कि T और W पे जाने के लिए हमें 3 अक्षरों की 3 अंक होते हैं, क्योंकि T का नंबर होता है 20 और W का नंबर होता है 23 यानी 23। तो उसको जब हम 20 से इस पे 23 पे गए तो 3 अंक बीच में आए, 3 संख्याएं। तो ऐसे ही L है जो हमारा, तो L से 3 और जोड़ेंगे। L कितने पर होता है? 12 पर। तो 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 पे क्या होता है दोस्तों? 15 पे होता है O। क्या होता है दोस्तों? O। ठीक है दोस्तों, अब हम 4th नंबर का टॉपिक देखेंगे, श्रृंखला। श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों कि एक श्रृंखला दी हुई होती है कि जैसे मैंने यहाँ पहले ही मेंशन यानी लिख भी दिया है। जैसे 3 से हम 7 पे गए, 4 जोड़ दिए, प्लस कर दिए, और 7 से 11 पे गए, फिर 4 जोड़ दिए। अब जब 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इसका आंसर होगा। अब हम 5 टॉपिक पे जाते हैं यानी 5 नंबर पे जाते हैं। तो क्या होता है? आकृतियों को पूर्ण करना। यानी जो हमारा कोई आकृति दी हुई होगी और उसको पूर्ण करना है। यानी ये आकृति है और यहाँ भिन्न भिन्न 4 आकृति दी हुई होंगी। उसमें क्या होगा दोस्तों कि वो एक आकृति उठाकर आपको ये आकृति पूर्ण करनी है। देख, अगर आपको दिख रहा हो दोस्तों कि इसमें मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। नंबर 6 पे क्या करना होता है? वर्ग को पूरा करना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि वर्ग यानी पूरी आकृति से क्या होता है हमारा कि वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक आकृति यहाँ पे बना दी और यहाँ पे क्या कर दिया? डॉट डॉट। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो दोस्तों, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसी आकृति निकलेगी जो ये डॉट डॉट वाला है, ये वाला मेंशन, ये आकृति यहाँ पे लिखनी। जब इस आकृति को हम यहाँ पे रखेंगे यानी पूरी करेंगे तो यहाँ पर एक वर्ग को पूरा करना यानी एक वर्ग बन जाएगा। ऐसे नंबर 7 में दोस्तों क्या करना है कि दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि आपको कोई आकृति दी हुई होगी। मैं मान लेता हूँ जैसे ये मेरे पास पेज है और कोई आकृति दी हुई होगी। जैसे ये दर्पण रखा है और कोई आकृति ये है, तो उसमें देखता हूँ मैं
मतलब कि उस दर्पण में देखता हूँ तो यह आकृति कैसी दिखाई देगी। इसमें दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा होता है कि आकृति को देखना होता है कि वो दर्पण में कैसी बनी है। दर्पण का मतलब होता है दोस्तों शीशा यानी मिरर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आते हैं कक्ष 8 यानी 8 नंबर पर आते हैं, यानी कागज को मोड़ना या काटना। क्या है दोस्तों? कागज को मोड़ना या काटना। कागज को मोड़ना या काटना दोस्तों होता है क्या है, इसमें मेरे पास अगर आपको दिख रहा हो ये कागज है और मैंने इसको ऐसे काट दिया, यहां से कोने से ऐसे काट दिया, और फिर ये क्या होगा कि मोड़ दिया या काट दिया, तो उसमें क्या होगा कि आकृति को कागज को मोड़ना और काटना, यानी काट दिया और काट के एक फुल खुल गई तो कैसा दिखाई देगा। इसमें दोस्तों ऐसा होगा जैसे मैंने पहले ये थी ऐसे एक छोटी आकृति थी और उसको यहाँ से काट दिया, लेकिन खोलने के बाद में वो कैसी दिखाई देगी देखो। तो ऐसे ही उसमें 4 आकृति दी होगी, उसको कोई खोलने के बाद में यानी पूरी ओपन करने के बाद में उसे कैसी दिखाई देगी। अब दोस्तों नंबर 9 में आता है कि आकृति को पूर्ण करना। आकृति का निर्माण करना, यानी क्या होगा कि आपको छोटी छोटी 4 आकृति दी हुई होगी, उन चारों आकृतियों से क्या करना होगा कि एक आकृति बनानी होगी जो कि आकृति उनसे सही तरीके से बनती हो। मैंने दिखा दिया कि एक सिंबल एक आकृति है और एक आकृति है और एक आकृति है, तो इसमें मैंने यहाँ दिखा दिया है कि यहाँ आकृति कैसी बनेगी। ठीक है दोस्तों। अब आता है नंबर 10 पे। इसमें क्या होता है? छिपी आकृति को खोजना। छिपी आकृति का मतलब क्या है दोस्तों कि देखो ये एक आकृति देकर रखेंगे, मतलब कि पहले जो पर्सन होगा उसमें एक आकृति देकर रखेंगे और फिर यहाँ 4 बड़ी बड़ी आकृति देकर रखेंगे, और उन 4 बड़ी बड़ी आकृतियों में क्या होगा, आपको जो यह आकृति है वह आकृति इन चारों आकृतियों में से छांटनी होगी कि ये आकृति इस आकृति में है, और फिर आपको उस पर क्लिक करना होगा, यानी अपनी OMR शीट में भरना होगा। दोस्तों वैसे तो हम आपको OMR शीट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 पर, यानी अंगणित, मैथ, अर्थमेटिक बोलते हैं हम जिसको। अर्थमेटिक में क्या होगा? संख्या पद्धति या संख्या। दोस्तों इसमें क्या होता है कि संख्याओं के बारे में ज्ञान होता है कि सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके अंदर से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10 संख्याओं का योग क्या होता है, 20 संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है। इसमें इस बात की जानकारी लेंगे। भिन्न, दशमलव भिन्न, यानी भिन्न का मतलब आपको पता दोस्तों भिन्न में क्या होता है, यानी भिन्न और दशमलव भिन्न। भिन्न का दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे 1/2 या 3/4 इनका जोड़ क्या होगा, ये भिन्न में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और दशमलव भिन्न में यानी जो भिन्न पॉइंटों में होगी उसको क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो आपने सुना होगा कि LCM और HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का नाम आपने सुना होगा कि LCM और HCF। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कुल संख्या का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। दोस्तों जैसे बोला जाता है कि 1 2 3 10, यानी ये पूछ रहे हैं कि 10 संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि 10 संख्याओं को यानी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, हम क्या करेंगे कि 10 संख्याओं को, जो 10 की 10 कुल संख्या है उनको, उनका योग करेंगे और उनकी कुल संख्या लिखेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? औसत। अब बात आती है 5 नंबर यानी लाभ प्रतिशत पर, केवल प्रतिशत पर। तो प्रतिशत क्या होता है, यानी कोई वस्तु अपने आप में
100% होती है। या फिर लाभ हानि, लाभ हानि यानी कोई वस्तु कितने रुपए की हमें खरीदी और कितने रुपए की बेच दी, उस पर हमें लाभ हुआ या हानि हुई। यानी कोई वस्तु हमें 100 रुपए की ली और 110 रुपए की बेच दी, तो उस पर हमें क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया। ऐसे ही कोई वस्तु हमें 100 रुपए की पहले खरीद ली थी और उसके बाद में वो 90 रुपए की बेच दी, तो उस पर हमें क्या हुई, 10% की हानि हुई। उसके साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, कि मतलब कि किसी कर्जत पर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये उधार ले लेता है, 1,000 रुपये उधार ले लेता है, तो कर्जत उससे क्या बोलता है कि मैं आपसे 5% की दर पर दूंगा या 3% की दर पर दूंगा। यानी जो हम उससे लेते हैं और जितना लेते हैं उसको हम उसके ज़्यादा लौटाते हैं। जो ज़्यादा लौटाते हैं ना, जो मतलब उससे लिया था और जो अधिक लौटाया, उसको ही क्या बोलते हैं, ब्याज। यानी किसी से 1,000 रुपये उधार लिए थे और 1,000 के बाद में हमें कितने लौटाए, उससे 1,050 रुपये लौटाए, यानी 50 क्या था, वो ब्याज था। और एक नियम, एक नियम क्या होता है दोस्तों, कि मान लो कि 15 पेन 60 रुपए के हैं, कितने, यानी 15 पेन 60 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने रुपए का होगा, यानी एक पेन कितने रुपए का होगा। यानी हम इस 60 को क्या करेंगे, इस 60 को 15 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी एक पेन बराबर कितना आएगा, 4, यानी एक पेन 4 रुपए की थी। ये क्या है दोस्तों, एक नियम है। वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल का मतलब होता है, यानी अंडर रूट में कोई भी संख्या होगी, जैसे 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। और जी ऐसे ही घनमूल, घन वो क्या होगा, जैसे 64, 64 का घनमूल क्या होगा, 4, क्या होगा, 4। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं हम अंकगणित में 10वें नंबर पर, अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है 2 बिंदी दोस्तों, और समानुपात का मतलब होता है 4 बिंदी, यानी 4 बिंदु। देखो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, जैसे 3:4 और समानुपात 5:7। इसको आगे लिखते हैं हम ऐसे कि इस अनुपात का मतलब तो होता है बटे, यानी इसको लिख सकते हैं 3/4, और इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं 5/7। उसके बाद 11 नंबर आता है हमारा चाल, दूरी और समय। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इतनी दूरी है और इस चाल से चलना है तो कितना समय लगेगा, पैदल या साइकिल से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि 12, उसके बाद में क्या, 11 के बाद क्या आता है 12, तो श्रेणी, संख्या श्रेणी में क्या है दोस्तों कि 3, 5, 7, तो ऐसे पूछ ला कि अगला नंबर क्या होगा, ये क्या आएगा संख्या श्रेणी में। यानी 3 के बाद कितना आया, 5, 5 के बाद क्या आया 7, तो 7 के बाद क्या आएगा 9। देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 2 का अंतर है। तो टॉपिक नंबर 12 संख्या श्रेणी के बाद आता है 13 क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन। इनको बोलते हैं हम दोस्तों 2D आकृति और 3D आकृति। ये 2D आकृति में आता है और ये 3D आकृति में आता है, 3D आकृति में आता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके। इसमें 2 टॉपिक पढ़ते हैं हम सिर्फ, कि एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में एक वर्ग और दूसरा आयत। वर्ग क्या होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, और आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो क्या होता है आयत। जैसे मैं आपको एक छोटी छोटी आकृति अगर आपको दी गई हो तो इसकी वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की 2 आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 3D आकृति में क्या होता है दोस्तों, घन और घनाभ, घन और घनाभ, घनाभ।
उसके बाद क्या होता है 13 के बाद दोस्तों हम 14 पॉइंट पर यानी लास्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, ग्राफ पर। ग्राफ एवं चित्र लेख, यानी या तो ग्राफ दे दिया जाएगा आपसे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई ग्राफ दे दिया जाएगा कि ये दे दिया, देखो दोस्तों इसमें लिख दिया जाता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कि इसमें 30% है, इसमें 50% है, इसमें 60% है और इसमें 20% है। पूछ लिया जाएगा कि इसमें सबसे अधिकतम प्रतिशत कौन सा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी, यानी क्योंकि ये 60% है। उसे पार्ट के बाद में हम तीसरे पार्ट पे जाते हैं, भाषा। भाषा यानी हिंदी। हिंदी में क्या होता है, गद्यांश या व्याकरण। इसमें 2 पार्ट आते हैं। व्याकरण का कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि जो सूरज होता है उसका पर्यायवाची क्या है, भानु, भास्कर। और गद्यांश में क्या होता है कि उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ में, यानी पहले कोई कहानी दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा उसका शीर्षक कौन है, वो उस जगह गया था, क्या लेने के लिए गया था, ऐसे ऐसे पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में व्याकरण बस यहीं पे खत्म हो जाते हैं, 3 के 3 पार्ट, यानी मानसिक योग्यता, अंकगणित और हिंदी भाषा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल JNV क्लासेस विद अंकित सर को सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।